आज हम लोग जो है कला एवं स्थापत्य के बारे में पढ़ा था। पिछले लेसन में हमने जो है बौद्ध धर्म के विस्तार और बाह्य आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ा था। कला एवं स्थापत्य मौर्य वंश के पतन के बाद जो है मौर्योत्तर काल में किन किन कलाओं का विकास हुआ, किन किन स्थापत्य कला का विकास हुआ, किन किन शैलियों का विकास हुआ, ये पढ़ेंगे। कला एवं स्थापत्य मौर्योत्तर काल में कला के विकास में भी उल्लेखनीय प्रगति हुआ। आर्थिक समृद्धि ने भी इस विकास को प्रभावित किया। मौर्योत्तर काल में कला का भी विकास हुआ, जिसके कारण जो है वहाँ का आर्थिक संपन्नता भी बढ़ी। इस समय के स्थापत्य कला के अवशेष के रूप में स्तूप, गुहा मंदिर, चैत्य एवं बौद्ध विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। उस समय के स्थापत्य कला में हम स्तूप को देख सकते हैं, गुहा मंदिरों को देख सकते हैं, बौद्ध विहारों को देख सकते हैं, जो मौर्योत्तर काल में बनाया गया है। पहाड़ों में चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफाएं बौद्ध मंदिरों एवं भिक्षुओं के रहने के लिए प्रयोग की जाती थी। जो उस वक्त मंदिर बनाए जाते थे मौर्योत्तर काल के पश्चात या मौर्योत्तर काल में जो बौद्ध मंदिर बनाए जाते थे, गुफाएं बनाई जाती थी, वो ज़्यादातर जो है पत्थरों को काट कर ही बनाया जाता था। इनमें चैत्य या पूजा स्थल भी शामिल है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, ये स्तूप है और ये चैत्य है। ये जो है मौर्योत्तर काल के पश्चात का बना हुआ है। आगे हम देखते हैं, पश्चिमी भारत में कार्ले की गुफाएं तथा अजंता एवं एलोरा की गुफा मंदिरों के निर्माण के साक्ष्य आज भी उपलब्ध हैं। अगर हम पश्चिम भारत में देखते हैं तो मौर्योत्तर काल की गुफाएं भी मौजूद हैं। अजंता की गुफा है, एलोरा की गुफाएं हैं जो आज भी मौजूद हैं। और ये गुफाएं जो है पत्थरों को काट कर ही बनाए गए हैं मौर्योत्तर काल में। भरुवत तथा सांची के स्तूप भी शिल्प कला का अच्छा उदाहरण है। इनमें तोरण और रेलिंग को सजाने के लिए लकड़ी और हाथी दांत का सुंदर उपयोग हुआ है। सांची का स्तूप भी हम देखते हैं, भरुवत भी देखते हैं, बनाए गए हैं मौर्योत्तर काल में। रेलिंग को सजाने के लिए इसमें जो है लकड़ी का उपयोग किया गया है, हाथी दांत का प्रयोग किया गया है। यह कला धर्म से प्रभावित थी, चाहे वह स्थापत्य कला हो अथवा मूर्ति कला हो। इस समय की कुछ विशिष्ट शैलियाँ विकसित हुई। मौर्योत्तर काल में जो है कुछ विशिष्ट शैलियाँ भी विकसित हुई हैं, जिनसे जो है उन शैलियों से जो है मूर्तियाँ बनाई गई हैं, गुफाएं बनाए गए, स्तूप बनाए गए हैं। जिनमें प्रमुख कौन कौन सी शैली है? पहला शैली है शुंग शैली, गांधार शैली, मथुरा शैली तथा अमरावती शैली। ये सारे शैली के नाम हैं। शुंग शैली में जो है मंदिरें बनाए गए हैं, गुफाएं बनाए गए हैं। गांधार शैली में मूर्तियां बनाई गई हैं। मथुरा शैली में बनाए गए हैं। अमरावती शैली में बनाए गए। अर्थात मौर्योत्तर काल में इन सभी शैलियों का जो है विकास हुआ है, विकसित हुआ है। ये सारी विकसित हुए हैं। पहला हम देखते हैं शुंग शैली। शुंग शैली में स्तूप के चारों ओर एक ऊंची चहार दीवारी बनाई जाती थी। यानी कोई भी स्तूप अगर बनाया जा रहा है तो उसके चारों तरफ ऊंची दीवार बनाई जा रही है तथा तोरण द्वारा लगाए जाते थे, जिसके जातक कथाओं, बौद्ध चिन्हों, नाग एवं अप्सरा की मूर्तियों से सजाया जाता था। भरुवत और सांची का स्तूप इस कला का उदाहरण है। जिन्हें कथाओं, उनके चारों तरफ जो है बौद्ध धर्म के जो चिन्ह होते हैं, जो अप्सरा के चित्र होते हैं और जो कथा होते हैं, उनके चारों तरफ जो है उस पर लिखा जाता था। ये शुंग शैली की विशेषता थी। शुंग शैली में जो है एक स्तूप अगर बनाए जा रहे हैं तो उसके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवार बनाई जा रही है और उन चारों तरफ दीवारों पर जो है जातक कथाएं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित होती है, बौद्ध चिन्ह होते हैं और जो नाग होते हैं, अप्सरा होते हैं, उनकी मूर्तियों को सजाया जाता है, उनके चित्रों को लगाया जाता है। ये शुंग शैली है। आगे हम देखते हैं गांधार शैली। यूनानी कला के प्रभाव से देश के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में गांधार शैली का विकास हुआ। यानी भारत देश के पश्चिम उत्तर में जो है गांधार शैली का विकास हुआ है। इस शैली की अधिकांश मूर्तियाँ बुद्ध की जीवन यात्रा से संबंधित है। महात्मा बुद्ध ने जो भी अपनी जीवन यात्रा की हैं, जो भी मूर्तियाँ बनाई गई हैं उनकी यात्रा से संबंधित, वो सब जो है ज़्यादातर गांधार शैली में ही बनी हुई हैं।
गांधार कला की अनेक मूर्तियाँ लाहौर तथा पेशावर के संग्रहालयों में सुरक्षित है। चूँकि पश्चिम उत्तर भारत में तो लाहौर और पेशावर, आज के लाहौर और पेशावर में मूर्तियाँ संग्रहित की गई हैं। भारत के बाहर इस कला का व्यापक प्रभाव रहा है, यानी भारत में नहीं बल्कि भारत के बाहर अगर हम देखें तो इस कला का जो है प्रभाव काफ़ी रहा है। इस शैली को इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है। गांधार शैली को ही इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है। अगर हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस शैली को जो है इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है, तो गांधार शैली को इंडो ग्रीक शैली कहा जाता है। बुद्ध की अधिकतर मूर्तियाँ जो है किस शैली में पाई जाती हैं, तो गांधार शैली में पाई जाती हैं। वो कौन सी शैली है जो पश्चिमोत्तर भारत में या भारत के बाहर भी मौजूद है, तो गांधार शैली कह सकते हैं। आगे हम देखते हैं मथुरा शैली। कुषाण काल में मथुरा भी कला का प्रमुख केंद्र था। मथुरा में जो है विभिन्न कलाकृतियों का विकसित हुई हैं कुषाण काल में, कनिष्क के समय में। इसमें बुद्ध की मूर्तियाँ स्पष्टतः स्वच्छ भारतीय हैं। इनमें यूनानी, क्योंकि कुषाणों के समय में भी जो है महात्मा बुद्ध, कनिष्क ने जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था, तो उस समय जो है उस मथुरा शैली में भी जो है बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। इस मथुरा शैली में जो है ईरानी कला का लक्षण नहीं दिखता है। मथुरा शैली में बुद्ध की मूर्तियों के अलावा हिंदू एवं जैन मूर्तियों का भी निर्माण किया गया है। मथुरा शैली में महात्मा बुद्ध की मूर्तियों के साथ साथ चाहे वो हिंदू धर्म की मूर्ति हो या फिर जैन धर्म की मूर्तियाँ हों, उनका भी निर्माण किया गया है। लेकिन बौद्ध धर्म का ज़्यादातर जो है गांधार शैली में किया गया है। मथुरा से कनिष्क की एक सिर रहित मूर्ति मिली है। यह मूर्ति कला की दृष्टि से उच्च कोटि का है। इस शैली में स्थानीय रूप से उपलब्ध सुंदर लाल बलुआ पत्थर का उपयोग होता था। यानी जो मथुरा शैली है उस शैली में जो है लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाता है। मथुरा शैली का ज़्यादातर विकास जो है मथुरा में ही हुआ है, कुषाणों के समय में हुआ है। आगे हम देखते हैं अमरावती शैली। आंध्र प्रदेश के अमरावती गुंटूर जिला से बुद्ध की कई मूर्तियाँ मिली हुई हैं। यहाँ प्राप्त स्तूप की मुख्य विशेषता इसकी संगमरमर की पट्टिका है। उस पे जो है संगमरमर की पट्टिका लगी हुई थी जिन पर बुद्ध के जीवन से संबंधित दृश्यों का चित्रण किया गया है। अमरावती से भी जो है महात्मा बुद्ध के जीवन का जो मूर्तियाँ मिली हुई हैं उनसे उन पे जीवन के रहस्य को हम समझ सकते हैं, जो चित्रित की गई है उनकी यात्रा को समझ सकते हैं। इनमें पशुओं और पुष्पों का भी चित्र है। अमरावती से हमें बहुत सारे पशुओं और पुष्पों का भी चित्र मिला हुआ है। यह कला विदेशी प्रभाव से पूर्ण रूप से मुक्त है, यानी अमरावती शैली वो पूर्ण रूप से भारतीय परंपरा है, हम कह सकते हैं। इस तरह भारतीय सभ्यता का प्रसार प्राचीन कला में एशिया के विभिन्न देशों में हुआ। इनमें मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया के देश में भी शामिल है। जो भारतीय कला थी जो उसका प्रचार प्रसार जो है भारत के बाहर यानी दक्षिण पूर्व एशिया में भी हुआ है। इन संबंधों का विस्तार धार्मिक व्यापारिक माध्यमों से हुआ है, कुछ का जो है व्यापार के माध्यम से हुआ है, तो कुछ बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की वजह से हुआ है। क्रम में भारत संबंध श्रीलंका, बर्मा, चीन और मध्य एशिया के साथ बना, जबकि व्यापार के माध्यम से कंबोडिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड आदि देशों के साथ भारत का संबंध स्थापित हुआ। इस प्रकार से व्यापारिक रूप से देखा जाए तो जो है इंडोनेशिया, थाईलैंड आदि से व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ भारत का। और अगर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार से देखा जाए तो चीन हुआ, बर्मा हुआ, मध्य एशिया हुआ, इनसे भारत का अच्छा संबंध स्थापित हुआ। श्रीलंका के समय में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था और आज उस देश में इस धर्म के अनुयायी काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। जब जो है मगध पर अशोक का शासन चल रहा था तो उस समय उसने अपने पुत्रों को जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेजा हुआ था। तो श्रीलंका में बहुत अशोक के वजह से जो है बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ, और जिसका कारण यह है कि आज भी बौद्ध धर्म के सबसे ज़्यादा अनुयायी जो श्रीलंका में देखने को मिलते हैं। इसी तरह बर्मा या आधुनिक म्यांमार में भी बौद्ध के थेरवाद रूप का विकास हुआ है। म्यांमार में जो है जो वर्मा था जिसका नाम अभी म्यांमार हो गया है, उसमें भी वहाँ पे भी बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। इन देशों में अनेक मंदिरों मूर्तियों का निर्माण हुआ जो भारतीय कला के प्रसार का उदाहरण है। और इसी क्रम में यहाँ पर बहुत सारे जो है मंदिरों का मूर्तियों का निर्माण हुआ। कुषाण शासकों के समय में अफगानिस्तान और
मध्य एशिया में भी बौद्ध धर्म बड़े पैमाने पर प्रचार हुआ है। गौतम बुद्ध की सबसे विशाल मूर्ति अफगानिस्तान के बामियान में ही पहाड़ को काटकर बनाई गई थी। कुषाण के शासकों के समय में सबसे ज़्यादा जो है अफगानिस्तान में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है। और सबसे जो एक बड़ी मूर्ति कह सकते हैं जो अफगानिस्तान के पहाड़ों को काट कर बामियान में जो है पहाड़ों को काट कर गौतम बुद्ध की जो मूर्ति बनाई गई है वो सबसे बड़ी मूर्ति है, जिसे आज जो है नष्ट भी कर दिया गया है। तो ये इस लेसन में जो है कुछ शैलियों के बारे में था, बाह्य आक्रमण के बारे में था, कौन कौन से बाह्य आक्रमण आए, किन किन शैलियों का विकास हुआ भारत में मौर्योत्तर काल के पश्चात के बौद्ध धर्म का विस्तार सब किसके किसके समय में सबसे ज़्यादा हुआ। तो ये बहुत ही अच्छा लेसन है ये, इसमें बहुत चीज़ों को हमने पढ़ा।